स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग बजट देखने जा रहे हैं। देखिए, बजट ऐसा है ना कि जो सिलेबस में दिया है वही सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसमें देखा दिया है बजट का आय एलिमेंट एलिमेंट क्या क्या बजट के एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बजट होता था क्या है? तो बजट सरकार का कितना आय होगा और कितना व्यय होगा उसका क्या होता है, आगामी एक वर्ष का अनुमान होता है या विवरण होता है, अनुमानित विवरण होता है किसका, आय और व्यय का। ठीक है, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है बजट। दूसरी बात, पहला क्या, आय और व्यय का विवरण होता है। दूसरा, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है। बजट सरकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दर्शन होता है। बजट सरकार का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन होता है। तो तीन बातें बताया इसमें कि बजट में क्या होता है कि सरकार का आय और व्यय का आगामी वर्ष का क्या होता है, अनुमानित विवरण होता है। दूसरा बताया कि कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है बजट। बजट कार्यपालिका पे वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है। और तीसरी बात बताया, बजट सरकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दर्शन होता है। एक मतलब बजट दर्शन होता है। अब आते हैं बजट के पूरे कंपोनेंट देखा जाए, अवयव उसके बारे में बात करें या कंपोनेंट या संगठन की बात करें। देखो, बजट जो होता है, दो तरीके का बजट देखा जाता है। एक देखा जाता है राजस्व बजट, इसको रेवेन्यू बजट बोला जाता है। और एक होता है कैपिटल बजट, कैपिटल बजट। ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए, एक पूंजीगत बजट और एक होता है राजस्व बजट। अब राजस्व बजट को दो तरीके से देखा जाता है कि कितनी राजस्व हमको प्राप्ति होगी और कितना राजस्व खर्च होगा। इस आधार पे राजस्व बजट को देखा जाता है कि कितनी राजस्व प्राप्ति होगी और कितना राजस्व खर्च होगा। दूसरा, पूंजीगत बजट में कि कितनी पूंजीगत प्राप्ति होगी और कितना बजट पूंजीगत खर्च होगा, ये देखा जाता है। ठीक, अब आ जाओ कि हम राजस्व प्राप्ति की बात कर लेते हैं। राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं। तो राजस्व प्राप्ति में क्या होगा, कर राजस्व की प्राप्ति मतलब टैक्स की प्राप्ति होती है, कर की प्राप्ति होती है। और टैक्स भी दो तरीके से हम प्राप्त करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो राजस्व प्राप्ति में आए तो उस दो प्रकार का हो सकता है कि कर राजस्व से प्राप्त कर रहा हो और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा हो, रिसीव कर रहा हो। नॉन टैक्स मतलब राजस्व प्राप्ति टैक्स से भी होता है और बिना टैक्स के भी हो सकता है, बिना टैक्स के भी हो सकता है राजस्व की प्राप्ति। तो ये तो मालूम है कि चलिए डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कर राजस्व। लेकिन गैर राजस्व से प्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गैर कर का, राजस्व का, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो मान लो कहीं पैसा सरकार ने, गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने क्या दिया है, पैसा दिया है और लोन पे पैसा घुमाया है, तो उसका क्या, अगर ब्याज मिल जाए तो ये तो टैक्स है नहीं, तो ब्याज से कमाई होगी। मान लो कोई कहीं पैसा है, ओएनजीसी में पैसा लगाया है, शेयर लगाया है, वहां के 90% शेयर खरीदा हुआ है, तो वहां पे जो पैसा लगाया है तो उस शेयर का लाभांश मिलेगा, तो उससे प्राप्ति होगी, तो वो गैर कर राजस्व होगा। ठीक है, इसलिए ये प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है कि अगर कोर्ट फीस है या जुर्माना लगाया जा रहा है या उपहार मिल दिया जा रहा है, जैसे अनुदान, कोई कोई क्या कर सकता है, अनुदान दे दे, एक देश दूसरे देश को अनुदान दे दे, तब भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो राजस्व प्राप्त होते हैं उसको गैर कर राजस्व होते हैं। ठीक है, अब जरा सा बात करते हैं कि राजस्व खर्च क्या है, राजस्व व्यय की बात करें। अभी राजस्व प्राप्ति की बात होगी, वो राजस्व व्यय क्या है, ये यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, राजस्व व्यय वो व्यय होता है जिससे कोई किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, नहीं है, किसी एसेट का निर्माण नहीं होता है, एसेट का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये प्रशासन को चलाने के लिए आवश्यक होता है। राजस्व खर्च वो होता है जिससे परिसंपत्ति, एसेट का निर्माण नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें राजस्व खर्च में क्या, तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्या करना है, वेतन देना है। ठीक है, तो हो गया। राज्यों को अनुदान देना है, अनुदान दे रहे हो राज्यों को,
अनुदान दोगे तो भी होगा, रक्षा पे अगर खर्च कर रहे हो तो भी राजस्व खर्च होगा, अगर आप कहीं से लोन लिए हो उस पे ब्याज भुगतान कर रहे हो तो वो राजस्व खर्च होगा, आप सब्सिडी कोई योजना में सब्सिडी प्लान चला रहे हो तो वो होगा राजस्व खर्च। ये वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्व खर्च वो खर्च होते हैं जो एसेट निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन ये सरकार का दायित्व है चलाना, क्या ठीक है ना, प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ये खर्चा करना पड़ता है। और हर बार चाहती है, देखो रेवेन्यू जितना प्राप्त हुआ, रेवेन्यू जितना प्राप्त होगा, राजस्व जितना प्राप्त होगा, जितना अधिक प्राप्त होगा उतने ही क्या हमारा होगा, घाटा कम होगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा तो। और खर्च, खर्च क्या कर दें, सीमित कर दें, कम करें, तो हर बार कहती है कि राजस्व खर्च क्या करेंगे, कम करेंगे, करेंगे व्यय हम कम करेंगे, बोल बच्चन यही होता है कि सब्सिडी पे देखना कि बंद करने की बात होगी, ठीक है, अनुदान देने पे या रक्षा पे खर्च कम करने के लिए बात होता है, तो खर्च को सीमित करने के लिए होता है। क्यों, ये एसेट बनाता नहीं है, और एसेट ऐसा है ना कि एसेट अगर सड़क बना लो, बिजली बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तो वो हमेशा पैसा ला के देते रहते हैं, लेकिन ये खर्च हो जाता है उसका होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन चलाने के लिए जरूरी है। अब जरा सा बात करते हैं पूंजीगत रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, कैपिटल रिसिप्ट की बात करें। अब कैपिटल रिसिप्ट की बात अगर करें तो क्या है कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जिसमें सरकार की दायित्व में वृद्धि होती है, सरकार की प्राप्ति, वह प्राप्ति जिससे सरकार की क्या दायित्व में वृद्धि हो, सरकार की संपत्ति में कमी आती है, सरकार की संपत्ति में कमी आती है, जैसे सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो सरकार के दायित्व को बढ़ा देता है, सरकार अगर कोई ऋण ली है तो सरकार के दायित्व को बढ़ा देता है, और वो विनिवेश से प्राप्ति जिससे सरकार की संपत्ति कम होती है, क्या करेगा, जैसे कि मान लो कि कहीं ऋण ले लिया है और ऋण को पूंजीगत प्राप्त कर लिया, ऋण ले लिया, अब इस ऋण को चुकाना है तो वो क्या करेगा, पैसा होगा तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, तो मान लो कि ओएनजीसी में आपने 10% शेयर क्या कर देगा, अडानी अंबानी को बेच देगा और कहेगा भैया पैसा दो, और वो पैसा कहाँ लगाएगा, तो वो कल्याण में लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति वो होते हैं जो सरकार के दायित्व को बढ़ा देते हैं और उनकी संपत्ति में कम करते हैं, ठीक। पूंजीगत खर्च क्या होते हैं, तो पूंजीगत खर्च वो होते हैं जो एसेट का निर्माण करते हैं, एसेट का निर्माण करते हैं, जैसे भारतमाला, सागरमाला, सेतु भारतम इत्यादि जो प्रोजेक्ट हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पूंजीगत खर्च होगा, और ये पूंजीगत खर्च हमेशा एसेट बनाते हैं, और ये हमेशा बजट में देखना, ध्यान रखना कि पूंजीगत खर्च पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। अब देखो बजट क्या हो सकता है, बजट 3 तरह के हो सकते हैं, बजट अधिक बजट हो सकता है, अधिक बजट का मतलब जब कुल प्राप्ति कुल खर्च से अधिक हो, ऐसा बजट हो सकता है। दूसरा संतुलित बजट हो सकता है, मतलब कुल खर्च कुल प्राप्ति के बराबर हो। एक घाटे का बजट होता है जिसमें कुल खर्च हमेशा प्राप्ति से ज्यादा हो। तो बजट 3 प्रकार के हो सकते हैं, अधिक की बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट, ठीक। अब देखो भारत सरकार की बजट की अगर बात करें तो भारत सरकार का दरअसल हर साल घाटे का बजट रहा है। इसका कारण क्या है, भारत सरकार का बजट हर साल घाटे का बजट दिया, अभी भी बजट आया तो उसमें देखोगे घाटे की बजट होगा, मतलब कि सरकार घाटे होने का मतलब क्या कि सरकार ज्यादा खर्च करती है, दायित्व उसके ऊपर ज्यादा है, जैसे शिक्षा पे खर्च करना, स्वास्थ्य पे खर्च करना, आधारभूत संरचना पे खर्च करना, जबकि उसकी प्राप्ति करने के लिए जो पैसा प्राप्त करने उसके स्रोत कम है, इसलिए घाटे का बजट होता है। और सरकार सबसे बड़ा स्रोत अगर देखा जाए तो राजस्व माना गया है पैसा लाने के लिए, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या है कि कर चोरी कर ली जाती है। तो बजट में 3 मुख्य घाटे हम लोग पढ़ते हैं, वो घाटा क्या है, तो पहला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा अगर राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति से, राजस्व खर्च अगर ज्यादा हो राजस्व प्राप्ति से तो हम कहते हैं राजस्व घाटा,
मतलब हमने कहा था ना पहले कि रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू रेवेन्यू कलेक्ट कर। तो इसमें जो घाटा निकल के आया, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40 करोड़ कर रहे हैं और रेवेन्यू कलेक्शन हमारा मात्र 20 करोड़ हो रहा है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो 20 करोड़ का क्या हो गया, रेवेन्यू घाटा हो गया। लेकिन प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा में अब जैसे ये 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़ घाटा हो गया, ठीक है, लेकिन इस 20 करोड़ में हम उन पैसे को घटा देंगे रेवेन्यू में, एक्सपेंडिचर में, जो एक्सपेंडिचर हमारे एसेट बनाए होंगे, जैसे बिल्डिंग बनाया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वगैरह कुछ बनाया होगा, जो काम की चीजें हैं। तो अगर मान लो कि हमने इसमें से 15 करोड़ एसेट बनाया है, एसेट पे खर्चा किया है, पर संपत्ति निर्माण किया, 15 करोड़ पे लगाया है, तो इसमें से 20 में से 15 करोड़ घटा दिया, तो 5 करोड़ जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, प्राथमिक घाटा हुआ। प्राथमिक घाटा ये प्रभावी घाटा के बोलते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो तीसरा हमारा प्रकार होता है राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या मतलब कि जो भी हमारा खर्च होता है, खर्च किया जाता है, ठीक है, इस खर्च में से जो कुल प्राप्ति होती है, कुल प्राप्ति ऐसा हम अगर टोटल खर्च और कुल प्राप्ति माइनस कर देंगे तो राजस्व घाटा के करीब हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो हमारा टोटल खर्च होता है, उस टोटल खर्च में से ऋण को हटा दिया जाता है। ऋण को, कि सरकारी ऋण को, जो सरकारी लोन लिया होगा, ऋण को क्या कर दिया जाएगा, घटा के, और उसके बाद कुल प्राप्ति से जो देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमारा राजकोषीय घाटा बोला जाता है, फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है, फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है। फिर से समझो इसको, बात को अच्छे से समझना है कि देखो जो खर्च होगा, ठीक है ना, खर्च होगा और कुल प्राप्ति होगी, कुल प्राप्ति होगी, कुल प्राप्ति और कुल खर्च में के बीच में क्या होगा, कुछ गैप होगा ना, अगर देखा जाए गैप होगा। इसमें से जो सरकार जो ऋण लेती है माइनस, इसमें से जो सरकार क्या करती है, ऋण लेती है, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण लेती है, उस ऋण को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, वही राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, अर्थात हम कहें कि राजकोषीय या फिजिकल डेफिसिट वो होता है कि कुल खर्च में से ऋण घटा देते हैं, ऋण घटा देने के बाद क्या, जितना पूंजी प्राप्त होती है उससे माइनस कर ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। मतलब दूसरे लैंग्वेज में जरा समझें कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, दूसरी लैंग्वेज समझो। दूसरे लैंग्वेज से ये बोल सकते हैं कि जब सरकार अपनी अतिरिक्त खर्च जो आते हैं, अतिरिक्त खर्च के लिए जो ऋण लेती है, उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। जैसे जो अब सरकार, बड़ा सिंपल है कि सरकार का व्यय मान लो कितना है, 25 करोड़ है, 25 करोड़ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 25 करोड़ है, इसमें से 20 करोड़ वो व्यवस्था कर ले रहा है, कि कहीं ना कहीं से 20 करोड़ व्यवस्था कर ले रहा है, ठीक है, और उसने व्यय के लिए 20 करोड़ खर्चा करना है, उसमें से 20 करोड़ का वो व्यवस्था हो जा रहा है कि प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन 5 करोड़ कहीं से आएगा नहीं, ठीक है, 5 करोड़ कहीं से आएगा नहीं, तो उसको 5 करोड़ जो लेगा वो ऋण के रूप में लेती है, इसको पूरा करने के लिए। तो जो अतिरिक्त सरकार अपने अतिरिक्त खर्च के लिए जो अतिरिक्त ऋण लेती है, अतिरिक्त खर्च के लिए जो अतिरिक्त ऋण लेती है, वो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब जीडीपी का इस बार का अलग आया है, तो वो वहां पे अपडेट करना है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में अधिकतम कितना राजकोषीय घाटा होना चाहिए, 3% होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और चालू खाता घाटा और
राजकोषीय घाटा को क्या बोला जाता है? जुड़वा घाटा भी बोला जाता है। चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा को क्या बोला जाता है? जुड़वा घाटा बोला जाता है। राजकोषीय घाटा का सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? अगर घाटा हो, फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो कि इसका सकारात्मक क्या, अगर घाटा ये होता है तो हमेशा क्या निगेटिव होता है अप्रोच या दृष्टिकोण, निगेटिव होता है या सही होता है? अच्छा, ये एक चीज समझ लो कि सकारात्मक क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा। अगर राजकोषीय घाटा होता है तो इसका सकारात्मक पक्ष भी है। कैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि मान लो कि 100 करोड़ सरकार ने क्या किया, अपने अतिरिक्त खर्च के लिए इतना पैसा उधार किया, बोरो किया, पैसा उधार लिया। ये क्यों लिया? तो अतिरिक्त उत्तरदायित्व ले रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि शिक्षा में सुधार करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, तो यही पैसा लगाएगा, यही 100 करोड़ जो है वो उधार लगाए, पैसा लगाएगा। मतलब कि पैसा जब गवर्नमेंट उधार लेगी वो कहाँ जाएगा? वो लोगों के पास जाएगा और किसी माध्यम से जाएगा। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सड़क ही बना रहा है, तो लोगों को क्या करेगा? जॉब देगा, और जॉब देगा तो उनके हाथों में पैसा देगा, और पैसा देगा तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो पहला देखो सकारात्मक पक्ष क्या हुआ कि लोगों के हाथ में पैसा, राजकोषीय घाटा होने से बोरो करती है गवर्नमेंट और लोगों के हाथ में क्या जाता है? पैसा जाता है। तो पहला हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, पहला प्रभाव क्या होगा? पहला प्रभाव होगा कि मांग में वृद्धि हो जाएगी, और मांग में वृद्धि होने की वजह से क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ जाएगा। तो पहला काम क्या करेगा? मांग में वृद्धि करेगा और उसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि होगा, जो आर्थिक राजस्व या जीडीपी बढ़ाएगा। दूसरी बात हमने क्या कि जॉब देगा, तो दूसरी बात जॉब का हो जाएगा कि जॉब देगा। ठीक है। तीसरी बात है कि सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएगा। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएगा मतलब क्या? लोगों के पास पेंशन देगा, शिक्षा बढ़ाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, etc पे क्या करेगा? खर्च करेगा, जिसकी वजह से सामाजिक न्याय में वृद्धि होगी। तो सामाजिक न्याय में भी वृद्धि होगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा? ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो परिसंपत्ति का निर्माण होगा, परिसंपत्ति का निर्माण होगा, यही होगा। तो परिसंपत्ति का निर्माण होगा जिसकी वजह से बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। तो ये राजकोषीय घाटा का एक अन्य पहलू है जो कि हमें लग रहा है कि घाटा ही होगा, नहीं, सरकार चाहती है कि सकारात्मक इसका पक्ष ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो ये भी काम हो सकता है, लेकिन इसके नेगेटिव पक्ष भी तो हमें देखना पड़ेगा। नकारात्मक पक्ष क्या होगा? मान लो कि पैसा क्या होगा? हाथ में, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, पैसा आ गया तो पैसा आ जाएगा तो वो औने पौने दाम में खरीदेंगे, तो उस चीज का जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो औने पौने दाम में खरीदेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि बेंगलोर सिटी में बहुत वही कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं, जो पैसा मांगा, क्रेडिट कार्ड दिया निकाल के, कोई बार्गेनिंग नहीं, वो खरीदे। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने का कारण भी क्या है? लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा चले जाना, और मुद्रास्फीति अगर बढ़ गई तो समझ लो कि ऋण की जाल की स्थिति हो जाएगी, ऋण की जाल स्थिति हो जाएगी। जैसा कि एग्जांपल श्रीलंका का ले लो और वो वाले वेनेजुएला का ले लो। तो लोगों के हाथ में पैसा जाना ठीक है, लेकिन वो पैसा इतना चला जाए कि इन्फ्लेशन को डिस्टर्ब कर दे, तो वो भी दिक्कत है। ठीक। दूसरा है क्राउडिंग आउट की स्थिति, क्राउडिंग आउट की स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी क्राउडिंग आउट की स्थिति? मतलब समझ लो कि क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, ये बात समझ लो कि जैसे कि होता है क्या है कि लोगों के पास एक ऐसा स्थिति होगा कि पैसा, गवर्नमेंट पैसे पे नियंत्रण करने लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्थिति क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न कर देता है जहां सरकारी बांड के बाद निजी कंपनियों के लिए निवेश की कमी होती है तथा उन्हें ज्यादा ब्याज दरों में बाजार से पूंजी जुटाना होता है। मतलब हम वही चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा हल्के लो लेवल पे बता रहे हैं जाके कि क्राउडिंग आउट की स्थिति क्या होती है। क्राउडिंग आउट की स्थिति होती है जैसे हमने कहा कि लोगों के पास पैसा होगा,
लोगों के पास पैसा होगा तो पैसा उठा लेगी सरकार इन्फ्लेशन रोकने के लिए। कैसे उठाएगी? उठाएगी क्या? अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी उसके माध्यम से वो बेचेगी। कहेगी कि ऐसा है, पैसा ये लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो, और 1 साल के बाद हम तुमको रिटर्न में 7 या 8% देंगे। लोग क्या करेंगे? धड़ाधड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे। इवन बैंक भी बैंक भी अपना पैसा कहां पे? इनके पास देंगे। लोग भी खरीदेंगे, बैंक भी खरीदेगी। और बैंक खरीदेगी क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि उसको फायदा हो रही है। जो भाई उस समय रेट मान लो कि मार्केट में चल रहा है कि 6% हम लोन पे ब्याज ले रहे हैं, और यहाँ पे आरबीआई बोल रही है, आरबीआई बोल रही है कि हम 7% देंगे। तो भाई लोगों के हाथ से पैसा खींचना है, किसी तरह खींचना है, इन्फ्लेशन ना हो तो खींचेगी कैसे? तो वही क्या करेगा? बैंक से खींच ले। बैंक के पास कम पैसा हो जाएगा, कम पैसा हो जाएगा तो लोगों को लोन नहीं देगी, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से पैसा खींच लेती है सब। जब पैसा खींच लेगी, बैंक भी लगा देगा, तो इसके पास अगर कोई प्राइवेट बैंक जाएगा तो वो क्या वो लोन देगा? घंटा नहीं देगा। तो यही बोले कि सरकारी बॉन्ड के बाद, मतलब सरकारी जो बॉन्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो उसके बाद निजी कंपनियों के लिए निवेश में कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट को पैसा ही नहीं में होता है, और उनको उच्च ब्याज दर पे क्या करना पड़ेगा? बाजार से पूंजी जुटाना पड़ेगा उच्च ब्याज दर पे। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मान लो कि 7 से 8% बोल रहा है कि हम देंगे आरबीआई, तो अब उससे ज्यादा देना है, जो कि पहले क्या था हालत? 6% पे था। बात मेरी नहीं समझ में आई, एक बार और ट्राई करते हैं। इस चीज को समझ लो, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली है। जब भी चीजें होंगी तो उस कंसेप्ट है, कंसेप्ट हिला नहीं सकता कोई। दुनिया बदल सकती है, कंसेप्ट नहीं बदल सकता। एक तो हमने बोला कि जब भी फिजिकल डेफिसिट होगा तो सिर्फ फिजिकल डेफिसिट में लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पैसा हाथ में पैसा आएगा तो पैसा क्या करेगा? औने पौने दाम पे खर्चेगा, और खर्चेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ेगा। ये बता दिया। दूसरा हमने कहा कि क्राउडिंग आउट की स्थिति हो जाएगा, क्राउडिंग आउट की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या बोला हमने? कहा कि ये पैसा, लोगों के पास पैसा आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो सरकार क्या करेगी? बुद्धि लगाएगी। और सरकार क्या करेगी? बुद्धि लगाएगी, कहेगी कि हमको पैसा चाहिए। और पैसा कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इसके लिए है। आरबीआई क्या करेगा कि सरकार को पैसा देना है, तो आरबीआई कहेगा कि अच्छा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसको बेचेंगे। और सरकार ने उसमें मान लो कि बैंक क्या कर रहा था कि बैंक 6% आपको इंटरेस्ट पे लोन दे रहा था, ठीक है, 6 पे, अर्थात बैंकों की कमाई 6% से थी। अब आरबीआई खट से आया कि आओ भाई आओ, साल भर के लिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाओ, हम तुम्हें 8% देंगे ब्याज। अब बैंक सोचेंगे अरे ये तो 8% है, यहाँ तो हमारे 6% और कमाई होगी, खट से जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेंगे। अब बैंकों के पास पैसा क्या हो जाएगा? कम। पैसा कम हो जाएगा तो लोन कम देंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, और कम आएगा तो इन्फ्लेशन भी रुक जाएगा। ये तो हो जाएगा, इन्फ्लेशन रुक जाएगा। लेकिन बात तो ये भी तो हो गया कि यहाँ तो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी बना रही है, जो बना रही है, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल गया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की हालत सुनो, क्या प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिलेगा? कहेगा, ये बैंक बोलेगा कि देख भाई ये 8% आरबीआई दे रही है, तू मुझे 9% दे तो हम देंगे। तो वो बोलेगा भाई पहले तो 6% है, 6.5 ले ले। कहेगा ना, कहेगा 7% ले ले, तभी ना। तो उसको ज्यादा ब्याज दर पे पैसा क्या होना जुटाना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर में क्राउडिंग आउट की मतलब पैसे की कमी हो जाएगी वहां पे, ठीक है, भीड़ हट जाएगा। तो ये नकारात्मक पक्ष होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा उद्योगों वगैरह को बढ़ावा देता है। अब जरा से बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात करें, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन कानून। ये 2003 में आया था। एफआरबीएम एक्ट कब आया था? तो 2003 में आया था। इसमें क्या था कि इसमें एक दिशा निर्देश दिया गया था कि हमारा राजस्व जो रेवेन्यू डेफिसिट है या राजस्व घाटा है कितना कैसे कम करेंगे। एक मार्गदर्शन दिया गया था कि फिजिकल डेफिसिट कैसे कम करेंगे या राजकोषीय घाटा
कितना रखेंगे। और साथ ही साथ ये एफआरबीएम एक्ट क्या बोलता है कि हम कितने तक राजकोषीय घाटा रखें जो कि स्वस्थ हो या सकारात्मक हो। तो ऐसा कुछ बातें एफआरबीएम एक्ट में बताया गया और दिशा निर्देश दिया गया स्टेट के लिए भी और सबके लिए। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के घाटे की बात कहा गया, किसका? राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जो कि तीनों हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है। अब वर्तमान में भारत की राजकोषीय घाटा भले 6.7 लिखे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बदल गई है, हम 2022 में ये नोट्स बनाए थे, तो अभी स्थिति बदल सकती है, तो इसको देखना है। इसको राजस्व घाटा कितना है, तो 4.7% और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो 3.3% है। जीडीपी ऋण अनुपात औसतन कितना है, 70% है। यह चारों ही अपनी ऊपरी सीमा से बहुत अधिक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है, वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये डाटा अपडेट करना है आप लोगों को। और जब डाटा अपडेट करने के लिए बात बोलेंगे, या हम जब इकोनॉमी और बजट सर्वे पढ़ाएंगे, उससे अपडेट हो जाएगा, या आप लोग जानते हो तो अपडेट कर लेना, क्योंकि हम अभी इसको छेड़ेंगे तो फिर वो बजट वगैरह की बात आ जाएगी। अभी नहीं, हम पुराने पे ही बता रहे हैं। राजकोषीय घाटा की ऊपरी सीमा कितना रखा गया था, 3% रखा गया था। राजस्व घाटा के एफआरबीएम एक्ट में कितना रखा गया कि 1% रखा गया था, और प्रभावी राजस्व बोला गया था 0%। साथ ही साथ ये भी एफआरबीएम एक्ट में बोला गया था कि जो ऋण जीडीपी ऋण अनुपात है वो 40% होना चाहिए। कितना? 40% से ऊपर सीमा नहीं होना चाहिए। लेकिन 2016 में सरकार ने एनके सिंह समिति का गठन किया। इन्होंने एफआरबीएम के सुधार करने के लिए सुझाव दिया। एनके सिंह ने 2016 में सुझाव दिया। उन्होंने क्या किया कि 22-23 तक राजकोषीय घाटा कहां तक लाना है, 2.5% तक लाना है, जो कि ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है, इसके बजट में नहीं हो रहा है। राजस्व घाटा कितना करना है, तो 0.8% करना है। प्रभावी राजस्व घाटा 0% करना है। और जीडीपी ऋण अनुपात कम करके कितना परसेंट लाना है, 40% लाना है, जो कि अपने हायर स्थिति में है, 70% की स्थिति में है, ठीक है। तो एफआरबीएम एक्ट की बात आएगी तो वहां पे यहाँ जब बताएंगे तो वहां भी बता देंगे एक बार, लेकिन हाँ, इसको अपडेट कर लेना नोट्स में, ठीक। तो सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकती है? फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, राजकोषीय घाटे कम करने के लिए क्या कर सकती है? तो जो भी गैर अनिवार्य खर्च है, ठीक है, उसको समाप्त किया जा रहा है। गैर अनिवार्य जो खर्च है उसको समाप्त किया जा रहा है। सब्सिडी को युक्ति संगत बनाया जाता है। जो हमने बताया ना कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू प्राप्ति होती है और रेवेन्यू खर्च होता है, तो हमने कहा कि रेवेन्यू खर्च प्रशासन चलाने के लिए है, लेकिन इसको कम करना है, उसी में ये सब आते हैं, सब्सिडी वगैरह। सरकार हमेशा पूंजीगत खर्च पे ज्यादा जोर देती है, क्योंकि परिसंपत्ति या एसेट का निर्माण करती है, और ये आगे इसके लिए बैकबोन की काम करती है, ठीक है। कर राजस्व में वृद्धि का प्रयास करती है। कर के दर के स्थान पे कर के आधार में वृद्धि के प्रयास करती है। कर चोरी को रोकने का प्रयास करती है। इन आधारों पे ये फिजिकल डेफिसिट को या राजकोषीय घाटा को रोकने का या निम्न करने के प्रयास करती है। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि रेवेन्यू प्राप्त होता है, रेवेन्यू प्राप्त होने की बात बताया था, दो तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, प्राप्त होता है। एक बोला था कि टैक्स से होता है, ठीक है, टैक्स से होता है। तो टैक्स को भी दो प्रकार का बताया था कि एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स बताया था, और दूसरा क्या बताया था, नॉन टैक्स से प्राप्त रेवेन्यू। तो उसमें हम आते हैं, पहला इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानते हैं कुछ। देखो, ऐसे आल्दो ये न्यूज में है नहीं, ना हमारे कंपोनेंट में दिया गया है, ना सिलेबस में दिया है, लेकिन हमें जानना जरूरी है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। 2022 में 12.90 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्यक्ष कर संग्रहण हुआ था, जो कि अभी 2022 की बात कहा गया। जब हम बताएंगे तो ये भी डाटा चेंज हो सकता है, आल्दो इसको यूज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जीएसटी का सर्वाधिक योगदान रहा था, कितना, तो 5.9 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से प्राप्त हुआ था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, और जीएसटी के अलावा भी और भी होते हैं, जैसे सीमा शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसमें 48% की वृद्धि हुई थी अप्रत्यक्ष कर में, ये डाटा बता रहे हैं। जबकि पेट्रोल और डीजल पे शुल्कों में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क में संग्रह में मामूली गिरावट आई थी। तो उत्पाद शुल्क में क्या हुआ था, गिरावट आई थी। वहीं अप्रैल 2022 में देखा जाए तो 1.68 लाख करोड़ रुपए का अब तक सबसे अधिक जीएसटी संग्रह हुआ था। अप्रैल 2022 की बात हो रही है। तो ये 2022 का डाटा है, क्योंकि नोट्स हमने 2022 में बना के आप लोगों को दे दिया।
तो ये इकोनॉमी एक ऐसा सेक्टर है कि ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आल्दो आप लोग 2023 कहते होगे, तो ये चीजें आप लोग ऑप्ट करके वहां पे सही कर लेना। सेम चीज की अभी कितना हो गया। इनडायरेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है टैक्स का। बजट 2021-22 में वित्त वर्ष 2022 के लिए राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना रखा है, तो 22.17 ट्रिलियन रुपए रखा है। केंद्रीय जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर सहित जीएसटी राजस्व 6.30 लाख करोड़ रुपए का आंका गया है। तो ये मुख्य उद्देश्य जो इनडायरेक्ट टैक्स का है। तो इस बार का इनडायरेक्ट टैक्स का ये बोल वचन अभी खराब हो गया है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बोल वचन इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ और किया गया होगा। ठीक है। हाँ, क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के समय, इनडायरेक्ट टैक्स के समय में चुनौतियां क्या हैं? वो चुनौतियां हमेशा यही रहेंगी। भले आंकड़े बदल जाएंगे लेकिन चुनौतियां जो सीमाएं हैं वही हैं। जैसे यूक्रेन और रसिया के वजह से हमेशा क्या हो रहा है, जो लड़ाई हुई है वो आर्थिक संकट की स्थिति हो गई है। आर्थिक संकट मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में दिक्कत हो रही है। जीएसटी दर, जीएसटी क्षतिपूर्ति, उपकर भुगतान जो सेसेस होते हैं, और जल्द ही जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को समाप्त करने पर केंद्र राज्य का संघर्ष इत्यादि भी इनडायरेक्ट टैक्स को लेके होता है। इनडायरेक्ट टैक्स पे हमेशा होता है कि पेट्रोलियम को लेके कि शामिल करें, राज्य कहती है नहीं करें, ठीक है ना। तो इन सब पे विवाद होता है, तो इस पे भी कोई ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। अब जैसे जीएसटी परिषद में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, कुछ अन्य मुद्दे जैसे जीएसटी परिषद के फैसले केवल गैर बाध्यकारी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ने ऐसा बोला है कि गैर बाध्यकारी है। तो ये भी एक क्या इनडायरेक्ट टैक्स के समय में चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ वस्तुएं अभी भी जीएसटी के बाहर है, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्पाद है, डीजल है, पेट्रोल है, जो जहाजों में ईंधन यूज होता है वो सब। इसके अलावा टैक्स स्लैब जो है उसकी फाइलिंग की संरचना अस्पष्ट या हम कहें कि बहुत जटिल है। कर चोरी या कर धोखाधड़ी के मामला अप्रत्यक्ष प्रतिगामी होते हैं। अप्रत्यक्ष कम कर जो होते हैं वो कैसे हैं? वो प्रतिगामी होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं, और चाहे उनका क्रय शक्ति कुछ भी हो। अप्रत्यक्ष कर हमेशा क्या होगा, जैसे यहाँ पे 100 रुपया था, तो कल यहाँ दूसरे बेचेगा तो 105 में बेचेगा, फिर दूसरा बेचेगा तो 110 में बेचेगा। तो ये हमेशा क्या होगा कि ये नहीं देखता कि उसकी परचेजिंग पावर है कि नहीं है, लेकिन ये बढ़ता जाता है। नीति और योजनाएं क्या सरकार लेके आई इनडायरेक्ट टैक्स को लेके? तो जीएसटी लेके आई 101वां अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में, ठीक है। और जीएसटी परिषद की स्थापना की जीएसटी के लिए। जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष बनाया 5 साल तक देने के लिए, और राज्यों को ये कहा कि हम मुआवजा देंगे अगर आपको घाटा होता है तो। फिर बेहतर अनुपालन के लिए सीबीडीटी के साथ वस्तु और सेवा कर के डेटा को साझा करने के लिए ये लेके आया। आगे की राह हमने कहा कि जो भी कमियां होती हैं उस कमियों से हम लोग देख लेंगे, इससे नहीं देखा जाएगा। फिर आता है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी। मॉनिटरिंग पॉलिसी, अच्छा आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा तो जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन आप लोग सुनने होंगे ना, इसके बाद यही तो देखना है कि कौन लोग देख रहे हैं कौन लोग नहीं ना। सब लोग डीकेडी पे हो गया है इस समय कंसंट्रेट। डीकेडी इतना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज का, जो चीज नहीं जानते हो वो बता दे। अब रिपोर्ट को भी हम बताएं कहाँ यूज करो कैसे करो, तो ये तो गलत बात है। एक आध जगह बता सकते हैं लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। अगर कोविड के पूर्व देखा जाए तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक निश्चित सीमा के दायरे में ही रही थी, और क्या बोला है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। 2% से कम हुआ तो भी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति घातक है, और अगर 6 से भी ज्यादा हुआ तो घातक है ही है। ठीक। अब जैसे कमोडिटी की ऊंची कीमत, अस्थिर वित्तीय स्थितियों, बाह्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव और भू राजनीतिक जोखिमों के बावजूद मजबूत रिकवरी हो रही है, ऐसा बोल वचन गवर्नमेंट ने किया है। यह भी बोला है मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने कि बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान करने की बात है वो डबल डिजिट में वृद्धि हुई है। ये भी बात बोला गया है कि बैंक लोन को बढ़िया दे रहे हैं।
समष्टि आर्थिक चरों की अपेक्षित स्थिति को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति ने मिलकर काम किया है कि जो भी हमारा समष्टि आर्थिक चर हैं, कंपोनेंट हैं, उनको अपनी सहज लाने के लिए या उनकी अपनी स्थिति अच्छी स्थिति बनाने के लिए जो फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल बच्चन आरबीआई ने बोला। ठीक, मुख्य मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? पहली बात है, प्राथमिक उद्देश्य है कि ये समृद्धि के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, समृद्धि के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखे। अच्छा, मॉनिटरिंग पॉलिसी में ये हमेशा मॉनिटरिंग पॉलिसी में होता है क्या है ना, जैसे हम कहते हैं ना CRR, SLR, ये प्री में हम पढ़ेंगे ना, SLR रेपो रेट ना, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या करती है आरबीआई समय समय पे बढ़ाती घटाती रहती है। क्यों क्यों क्योंकि जो समृद्धि रेट है, ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो मिलता रहे, साथ में मूल्य स्थिरता बढ़ा रहे, ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए। और हमेशा क्या बोला है कि जो मुद्रास्फीति है वो 4+2 की बात किया गया है, मतलब कि रेंज कितना होना चाहिए, 2 से लेके 6 जो परसेंट है, इसी के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। वो सुनिश्चित कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी करता है। कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्या, अगर पैसा ज्यादा आ गया तो वो खींच लेगी और इसी के माध्यम से आरबीआई खींचेगी। अगर पैसा कम हुआ तो इसके माध्यम से पैसा झोंक देगी लोगों के पास। कैसे होगी ये एक बार डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, जो लोग पढ़ चुके हैं वो जरूर सोचेंगे। प्री में इस बात पे प्री पे क्वेश्चन ही पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम क्यों दोबारा करेंगे कि पैसा इन्फ्लेशन होगा तो एसएलआर क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्या करना पड़ेगा, प्री में हम क्या पढ़ाएंगे? फिर वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समृद्धि के लिए वित्तीय स्थिरता और ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी करती है। रुपये के मूल्य में संबंध में सुरक्षात्मक उपाय करना, कि मूल्य जैसे कि रुपये का मूल्य डॉलर से क्या हो रहा था, गिर रहा था, तो फिर बौखला के आरबीआई वगैरह बहुत सारे लेके आया। एक्सचेंज रेट की सुनिश्चित कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या क्या योजनाएं और पहल लाया गया? तो सीआरआर, एसएलआर, खुला बाजार परिचालन आदि इसके साधन है। सीपीआई को जो मौद्रिक बाजार नीति है, उसको हमने मुद्रास्फीति के मापक के रूप में यही पूछ लिया गया था कि मुद्रास्फीति के मापक में होलसेल के लिया जाता है कि फुटकर में फुटकर लिया जाता है। तो होलसेल नहीं लिया जाता है, डब्ल्यूपीआई ना लेके सीपीआई लिया जाता है। तो सीपीआई मुद्रास्फीति के मापक के रूप में चुना जाता है। मौद्रिक नीति के अभिनव साधनों जैसे जीसैप, एलटीआरओस आदि के नियमित रूप से अपनाना अभिनव साधन है। ये साधन हम अब बताएंगे कि कैसे होता है, या इसको हटा देना अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत टेढ़ी चीज है। सरकारी प्रतिभूतियां, जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताया ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जल्द ही ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगी। अब सरकारी प्रतिभूतियां जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगी। तो ये आरबीआई के टूल किट का विस्तार करेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को केवल ऐसा नहीं होगा कि केवल हमारे देश के बैंक खरीदेंगे, और लोग भी खरीद सकते हैं, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में आ जाएगा। तो ये सारे पहल किए जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को और एक्टिव बनाने के लिए। लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, चुनौतियां क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के लेकर? तो भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आपूर्ति संबंधी व्यवधान से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें आपूर्ति नहीं हो पाता है, पैसे की आपूर्ति नहीं हो पाता है, ऐसे व्यवधान अक्सर आया करता है। हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण की ओर अधिक झुकाव से समृद्धि प्रभावित होते हैं। हम क्या करते हैं, टारगेट ज्यादा बनाते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में ही होना चाहिए। हमारा यही होता है कि इसी पे कंट्रोल करें। क्यों? रीजन है क्योंकि इस देश में गरीब लोग या आर्थिक रूप से अक्षम्य लोग बहुत हैं, मतलब आर्थिक रूप से क्षमता जिनकी बहुत कमजोर है वो बहुत कम है। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ा तो ये मतलब सबसे ज्यादा तबके के लोग प्रभावित होते हैं। तो हमारा मजबूरी है कि इसी के ऊपर टारगेट रखना है।
और इसके ऊपर जब टारगेट रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ग्रोथ रेट हिंडर्ड हो जाता है, जीडीपी हिंडर्ड हो जाता है। और इसको सोचना कैसे होगा फिर हमारा रियल टाइम डाटा नहीं इकट्ठा किया जाता है, केवल अनुमान लगाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है हर एक सेक्टर में इकोनॉमी के। रियल टाइम डाटा नहीं होता है, प्रमाणिक नहीं होता है कि बात बोला जा रहा है तो सही डाटा पे है कि नहीं है। जैसे कोविड 19 के कारण अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग के पक्ष में अत्यधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि मांग बिल्कुल डाउन हो गया और उसके चक्कर में क्या हुआ था, आपूर्ति कम हो गई थी, आपूर्ति अधिक हो गई थी। तो फिर क्या हुआ था, देखा था कि तेल के दाम गिर गए थे और भी सामानों के दाम गिर गए थे। मतलब ये दूध वाला दूध अपना गिरा देता था, पता नहीं टमाटर वाला टमाटर फेंक के चला जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही कोविड की वजह से मांग बढ़ा, उतने आपूर्ति करने के लिए नहीं था, क्योंकि बहुत सारे उत्पादों पे क्या हो गया, ताला हो गया, तो फिर महंगाई बढ़ने लगी। मतलब अप डाउन होता रहता है। इसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी की गतिविधियां हुई वो बहुत बाधित हुई। आगे की राह क्या, जो भी हमने बताया कि डाटा संग्रह करना चाहिए, वो अपने आधार पे दो, इसके किताबी कीड़ा ना बनो, हमने हमेशा इसको काटा है। अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी हमारा है नहीं, सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन हमारा टोकन मनी कैसे आया था पहले देखो। पहले हम लोग कमोडिटी मनी करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम बोलते थे। बार्टर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट किए थे। बार्टर सिस्टम क्या, तो आप 1 किलो गेहूं लेके जाओ, 1 किलो टमाटर ले लो, है ना, 1 किलो टमाटर ले लो, तो बार्टर सिस्टम आया। उसके बाद हमारा मेटेलिक मनी आया। मेटेलिक जैसे गुप्ता काल में या मौर्य काल में सुनोगे सोने की या चांदी के सिक्के चलते थे, मेटेलिक आया। उसके बाद फिएट मनी आया। फिएट मनी क्या, जो टेंडर होते हैं, जो मतलब वो आपके नोट ऐसे दे देंगे, कागज जिसको बोलते हैं ना, कागज, कागज के टुकड़े पे। कागज को हुआ, गवर्नमेंट ने ये कहा कि कानूनी रूप से बाध्य कर दिया कि हाँ, ये हम 100 रुपया का फिएट मनी कानूनी रूप से आपको ये बताया कि हाँ पैसा है। तो ये पैसा हो क्या, कभी भी ये फिएट मनी मतलब वो होता है कि आप कानूनी रूप से बात, सरकार ये क्या करेगा, अगर आप ये नोट समझोगे केवल कागज, पीस ऑफ कागज है, तो आप जाओगे उसको दोगे तो तुमको 100 रुपए का जो भी चाहे, 100 रुपए का सोना चाह रहे तो 100 रुपए का सोना दे सकता है या 100 रुपए का सामान दे सकता है। ये फिएट मनी आया। फिएट मनी के बाद नए स्टेज में हमारा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी आने लगा। अब देखो कैसे बदल रहा है, क्रिप्टो करेंसी आने लगा कि पहले हमारा बार्टर सिस्टम आया, मेटालिक टोकन सिस्टम आया, जिसको मेटालिक सिक्के वगैरह बोला जाता है। उसके बाद फिएट आया। फिएट में वही कागज, पीस ऑफ कागज के रूप में छाप के कि हम तुमको 50 रुपया देने की वचनबद्ध हैं, तो वो लिखा रहता है नोट पे ना, पढ़ लेना यार ना, उसको पढ़ लेना, वो फिएट है कानूनी रूप से। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आ गई। तो एक एक स्टेप का डेवलपमेंट हो रहा है। अब आने वाला नो डाउट फिएट मनी को हटा के क्रिप्टो करेंसी होने वाली है, लेकिन इसमें भी कुछ चुनौतियां, कुछ बाधाएं है लेके इसको, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन समझ लिए कि क्या, कैसे, क्या हुआ। तो ये क्या है, ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये डिजिटल मुद्रा होती है। डिजिटल मुद्रा होती है, करेंसी होती है, ठीक है। ये अपने अकाउंट में, जैसे डिजिटल अकाउंट में होता है वो पैसा रहता है, डिजिटल लेन देन में इसको अपना काम किया जाता है। ये किस पे काम करती है, इस प्रणाली कौन से सिस्टम पे काम कर रही है। तो अब आ जाओ कि ये क्रिप्टो करेंसी किस पे काम कर रही है, कैसे काम करती है। तो ये जनरेशन का काम करती है, सृजन का काम करती है। जैसे ये ब्लॉकचेन प्रणाली पे आधारित एक डिसेंट्रलाइज अकाउंट माइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जनरेशन। इसको मतलब कि हम सीधी बात है, दो तरीके से इसका सृजन क्रिप्टो करेंसी के कैसे कर सकते हैं, या बहुत ताकतवर कंप्यूटर लगा के और उसकी माइनिंग वगैरह करें तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी हो सकता है। पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा क्या है सृजन करने का कारण हो सकता है, तो हम दूसरा इस तरह से कर सकते हैं कि अपना गुड एंड सर्विस जो है, हम कहेंगे कि हम ऐसा है कि ये टी शर्ट बना रहे हैं और तुम हम बेच रहे हैं और तुम हमें क्या करो, क्रिप्टो करेंसी दो, तो उसे जनरेशन क्रिप्टो करेंसी कर सकते हो। तीसरा कैसे क्रिप्टो करेंसी का जनरेशन, ये जनरेशन है ना, तो हम बता रहे हैं जनरेशन कैसे होता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि हम
तुमको क्या कर रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि जैसे इंडियन रुपीज दे रहे हैं, और रुपीज दे के हम क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीद ले रहे हैं, हम भुगतान करके कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके से क्या किया जा सकता है, माइनिंग के द्वारा किया जा सकता है, गुड एंड सर्विस बेच के क्रिप्टो करेंसी लिया जा सकता है, या तबादला या एक्सचेंज करके हम ले सकते हैं, इन पे होता है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो बात होता है वो किससे जुड़े थे, ये ब्लॉकचेन प्रणाली पे जुड़े होते हैं, जो कि हम इसमें साइंस एंड टेक में पढ़ाएंगे, उसको समझ में आना चाहिए। लेकिन ये ब्लॉकचेन प्रणाली एक ऐसा है जिसमें धांधली नहीं किया जा सकता है। मतलब दूसरा ये इस रीजन पे होता है, जनरेशन पे। दूसरा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप बैठ लो कि ये क्या है, ये आप कंप्यूटर पे बैठ के और अपना क्या कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी देख रहे हो, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से और दूसरे को भुगतान कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सचेंज, मतलब हर एक समय पे बही खाता होता है। इसको समझाने के लिए आपको जरूर ये देखना पड़ेगा, क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखना पड़ेगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी चलो उसमें हम वहां पे जोड़ लेंगे, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी का, काम कैसे करता है, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इस बात पे वहां पे बात करेंगे। यहाँ पे समझाने का मतलब समझोगे नहीं पहले, या हम वो समझाएं तो फिर तो दिक्कत होगी। अब देखो, आर्थिक सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी पे देखा जाए तो क्या फायदा होगा, ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देख लेते हैं। बाकी हम क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है वो चीजें हम लोग साइंस एंड टेक में डिस्कशन कर लेंगे। देखो, अगर क्रिप्टो बैंक डिजिटल मुद्रा है, तो डिजिटल मुद्रा में जो बिचौलिए आते हैं ना, ठीक है, बिचौलिए वो समाप्त हो जाएंगे। डिजिटल की वजह होने की वजह से लेन देन में जो मीडिएटर होते हैं वो बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे। तो पहला है कि अगर क्रिप्टो करेंसी होगा, आएगा, तो बिचौलिए समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि धन के कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करती है। इसका लेन देन लंबी दूरी तक किया जा सकता है और बेहतर पारदर्शिता के साथ किया जाता है। गड़बड़ी की संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये प्रभावी ढंग से इसकी एफिशिएंसी है। तीसरी बात क्या है, क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन के माध्यम से भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा बढ़ती है। जो एनक्रिप्ट किया जाता है हर एक लोकाई पे, उसको फिक्स कर लिया जाता है, वो नहीं हो सकता है, मतलब साइबर जैसे खतरे से निपटा जा सकता है। फिर चौथा क्या है इसका, है कि जो बैंक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है वो सब जरूरत नहीं है। आप आओ, डिजिटल एक लैपटॉप चाहिए, आप बैठो वहां से इधर उधर के भुगतान करो, जो भी करना है करो, वो सीधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार ये वित्तीय समावेशन में क्या कर सकती है, सहायता कर सकती है। कोई भी कंप्यूटर पे बैठे वहां पे पहुंच आपको सुनिश्चित करती है। कोई बैंक की ये नहीं है कि आपको लोन नहीं चाहिए, वहां पे लोन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो डिजिटल माध्यम से। साथ ही क्या, तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे साधनों के संभव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तकनीकी उन्नति इसमें शामिल होता है। तो जहां भी टेक्नोलॉजी होगा तो आपके संसाधनों को उपयोगिता क्या कर देगा, बढ़ा देती है। तो इस तरह से देखा जाए तो फायदा हो सकता है। इससे बढ़िया तो फायदा हम वहां पे गिनाए हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक में। चलो, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में संबंध में क्या रेगुलेशन से चुनौतियां हैं। तो ये एक वैकल्पिक मुद्रा के मौजूदगी में मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति आदि जैसे समष्टिक आर्थिक चरों को नियंत्रण करना। कि ये क्या होता है ना, कि ये वैकल्पिक मुद्रा है। अगर क्या होगा कि हमारी इन्फ्लेशन में हम जब चाह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी से पैसा खींच ले रहे हैं और ये कर रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले रहे हैं। लेकिन यही अगर डिजिटल हो जाएगा तो हम पैसा कैसे खींचेंगे, क्या करेंगे, नहीं हो सकता ना। सोचो, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा बात है कि ये इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसे संस्थाओं को क्या किया जाता है, वित्त पोषित किया जाता है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। अक्सर होता है क्योंकि इसको ट्रैक कोई नहीं कर सकता है, इस पर निगरानी कोई नहीं कर सकता ना। तो ये भी बहुत बड़ा चुनौती है। और कोई भी केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली इसकी निरीक्षण नहीं कर सकता। चोरी या कर इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। मालूम ही नहीं है कि किसको कितने पास कितना बिटकॉइन है, तो वो क्या कर लगाएगा। हैकर्स जो होते हैं वो हानि पहुंचाने देंगे। तो साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे, हैकर्स वगैरह हैं वो चुरा सकते हैं, बिटकॉइन वगैरह चुरा सकते हैं आपका, ठीक है। ये दूसरी बात है कि समावेशन तो बढ़ाएगा, तकनीकी की वजह से पहुंच भी बढ़ाएगा। डिजिटल मुद्रा की मौजूदगी आर्थिक विभाजन पैदा कर देती है। लेकिन
क्यों? जो डिजिटली साक्षर होंगे वहीं तक पहुंच होगा, तो ये भी एक चुनौती है। और भू राजनीति के संबंध में एक हथियार के रूप में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग को नियंत्रित करना, मतलब कि एक हथियार के रूप में क्रिप्टो करेंसी के रूप में उपयोग नियंत्रित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो दबदबा होगा, जिनके पास क्रिप्टो करेंसी होगा, जिनके पास पैसा ज्यादा होगा, आप समझ लो कि यूएस के पास क्या है, पैसा ज्यादा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और सोचा कि मार्केट में 100 बिटकॉइन है, और वो क्या कर रहा है, चाहता है कि 100, ऐसा होगा नहीं लेकिन हम कह रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 100 बिटकॉइन को क्या कर लेगा, खरीदने की कैपेसिटी रखता है, कहेगा कि 2 छोड़ देते हैं, 98 खरीद लेते हैं, पूरा बिटकॉइन उतने अपने पैसे से खरीद लिया, शॉर्टेज हो गया, और वो अपनी भू राजनीतिक का फिर स्थिति बदल देगा डिजिटल में। लेकिन ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा अपना अपना भौगोलिक क्षेत्र को नियंत्रण करने वाला आरबीआई जैसे संस्था हर एक के पास है। तो ये चीजें, चुनौतियां हमेशा है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसकी दुरुपयोग को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसमें टैक्स की चोरी होती है उसको कैसे रोका जाएगा, साइबर सुरक्षा से कैसे बचा जा सकता है, जो डिजिटली साक्षरता है उससे कैसे निपटे, ये चुनौती है। और भू राजनीति एक हथियार के रूप में यूज किया जा सकता है, कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे लाभ भी हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विनियामक चुनौतियों और संभावित लाभों को संतुलित करना है। जैसे ये आपको कहीं से क्या बताएं, इसको अगर हम पढ़ाएंगे तो आप लोग का माथा खत्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें हो। कि क्रिप्टो करेंसी संबंधित विनियामक चुनौतियां हैं, चुनौतियां हम लोग जान गए, लाभ क्या है उसके लाभ भी जान गए, कि मीडिएटर हटा देता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इनके बीच में संतुलित करने के लिए क्या चीजें लेके आना है गवर्नमेंट की, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, ठीक है, भारत क्या कर रहा है एक बार जान लेंगे, इसको कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। बैंकिंग हमारे सिलेबस में है, बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपोनेंट है, ऐसा कुछ दिया गया है, लेकिन बैंकिंग से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बैंकिंग सेक्टर इस बार बजट में भी उतना फोकस चीज नहीं रहा। अगर एनपीए होता था तो वो पूछा जाता, 2022 में थोड़ा बहुत था भी तो हमने बना दिया था, लेकिन है नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जान लो कि बैंकिंग सेक्टर में है क्या क्या चल रहा है, कि जो भी शेड्यूल बैंक्स हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, वो ऋण प्रदान करने में कितना वृद्धि की है, 9.2% वृद्धि की है, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे। अभी से लेके क्या करेंगे यूज। सितंबर 2021 के अंत में जो भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे उनके एनपीए के अनुपात में 6.9% और निवल नेट एनपीए 2.2% था, मतलब एनपीए कम हो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, डाटा जानना है कि अगर कभी हो सकता है एनपीए वगैरह पे पूछ ले, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप तैयार रहोगे। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो था किसका, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का, वो 68.1% रहा था। दूसरा है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का वार्षिक रिटर्न, ये इक्विटी पे रिटर्न मार्च 2016 से नकारात्मक रहने के बाद 2020 में क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। तो ये कुछ डाटा थे, फैक्ट थे, जिसको ध्यान में रखना है बैंकिंग से रिलेटेड। बाधाएं क्या है बैंक के सामने, आज भी बाधाएं क्या है, एक समग्र रूप से देख लिया जाए तो बैंकों को विशेष रूप से एनपीए का उच्च अनुपात होना ही क्या है, बाधाएं हैं। अभी भी बाधाएं वही है, हाल तो पहले से कम हो गया है। दूसरा है जो विनियामक अनुपालन का बढ़ता बोझ है, कि रेगुलेटरी इनके ऊपर ज्यादा हो गया है। रेगुलेटरी सिस्टम इतना ज्यादा हो गया है कि हम आपको बताएं कि ये गवर्नमेंट ने बोला है क्या, कि एक रजिस्ट्री फॉर्म आपको हमेशा बताना होगा। अब सोचो, रजिस्ट्री सिटीजन रजिस्ट्री, मतलब कि आपने किसको लोन दिया, ये एसबीआई है, ये एक्सिस बैंक है, आप किसको कितना लोन दिए ये आप हमको बताओ, ठीक है, और आप लोन की रिकवरी कितना कर रहे हैं वो रजिस्ट्री करके आपको हमेशा अपडेट करते रहना। तो ये रेगुलेशन के रूप में बढ़ता बोझ है कि इनका अतिरिक्त काम हो गया, ठीक है। तो इनकी वजह से इनकी पूंजी में पर्याप्त गिरावट आ रही है, ये एक बाधा हो गया। जैसे वित्तीय प्रणाली के अलग अलग क्षेत्रों में ये प्राइवेट सेक्टर बैंक से सीमित एकीकरण के कारण गैर बैंकिंग
कंपनियां, फिनटेक आदि संबंधित उभरती प्रतिस्पर्धा। तो भाई अब क्या हो रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां, फिनटेक आदि क्या हो रही है, बढ़ रही हैं आगे, और सरकारी कंपनियों को डाउनफॉल हो रहा है। एक तो एनपीए की वजह से हो रहा है और उसके बाद रेगुलेशन लगा रहे हैं। जमीनी स्तर पे टेक्नोलॉजी को सीमित रूप से अपनाना भी एक बाधक के रूप में है। बढ़ते सुरक्षा संबंधी खतरों के साथ उपभोक्ता की बदलती अपेक्षाएं कि भाई साइबर क्राइम इतना ज्यादा हो रहा है, आए दिन पैसे गायब हो रहा है, कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये भी एक चिंता की बात है, बाधा है। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनमें नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसको चाहो लोन देने की बातें कर दो, ऐसा होता है। ठीक, तो ये सारे हमारी बाधाएं हैं। तो योजनाएं क्या लेके आई बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए, गवर्नमेंट क्या लेके आई? तो पीएसबी में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें सुधार के लिए एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस एज 5 लेके आया। दूसरा क्या, प्रिज्म लेके आया, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एंटिटीज इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी लेके आया। तीसरा क्या, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2 का गठन किया गया। चौथा क्या कि बैंक लाइसेंसिंग ऑफ फ्रेमवर्क का विस्तार किया गया और जो भी रेगुलेटरी था सिस्टम उसको सुधार किया गया। प्रमोट करेक्टिव एक्शन पीसीए जैसी पर्यवेक्षण जो पर्यवेक्षण करती हैं उनको लेके आया, पहल स्टार्ट किया गया। और अंतरिम भुगतान के साथ जमा राशि पे बीमा को बढ़ाकर कितना किया गया, 5 लाख कर दिया गया। ये प्रीमियम क्वेश्चन पूछा गया था। अंतरिम भुगतान के साथ जमा राशि पे बीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। ये पहल किया गया था। हम कह रहे थे ना कि कभी आगे की राह हम पता नहीं क्यों ऐड कर लेते हैं, अब ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आगे की राह हम नहीं बताएंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंकों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बहुत बड़ी बात क्वेश्चन हमेशा उठ सकता है, क्यों कर रहे हैं? तो प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण की आवश्यकता क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक के निजीकरण की आवश्यकता क्या है? तो पहली बात है कि नवाचार करने की दक्षता हासिल करने के लिए प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट हमेशा नवाचार करते रहते हैं, इनोवेटिव करते रहते हैं, एफिशिएंसी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको लाभ कमाना है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की बात कहा। दूसरा है कि स्वायत्त निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं प्राइवेट वाले, इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। तीसरी बात है कि इनकी हमेशा सेवा अच्छी होती है, सेवा सर्विस हमेशा क्वालिटी होती है, गुणवत्तापूर्ण सेवा होती है, इसलिए एक है। बेहतर मानव संसाधन के प्रबंधन करते हैं प्राइवेट वाले, इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता, ऋण कवरेज में बेहतर दक्षता अगर देखा जाए तो प्राइवेट है, इसलिए पब्लिक सेक्टरों को क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये आप तर्क रखोगे हमेशा कि पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। अब जरा सा देखो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में निजीकरण से संबंधित क्या चिंताएं हैं। तो कमजोर वर्गों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बाधा हो सकता है, क्यों कि प्राइवेट होते हैं वो प्राइवेट हमेशा ना हाई फाई होते हैं ना, बड़े लोगों पे ध्यान रखते हैं, बिजनेस पे ध्यान रखते हैं। कमजोर वर्गों की हमेशा ये क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे, न वित्तीय समावेशन बढ़ाएंगे, ना उनके प्रति वित्तीय समावेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका लाभ कमाना है। ये तो डजंट मैटर, ये कमजोर वर्ग के लिए भले हम क्या कर दें, कुछ भी कर ले, उस पर फोकस नहीं रखेंगे। वित्तीय समावेशन बढ़ाना है तो हमें कमजोर वर्गों पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऋण तक पहुंच बनाना है तो नहीं होगा, तो जो भी कमजोर वर्ग होंगे उनके वित्तीय सेवाओं में बाधा आ जाएगी अगर प्राइवेट होगा तो। ये पहली बात। रोजगार में कटौती होगी, क्यों? जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग थी उनकी संख्या पहले 27 थी, 27 से घटा के कितनी कर दी गई, 12 कर दी गई। अब 12 कर दी गई तो बाकी इसमें से लोगों को छटनी होगी, लोगों को बाहर निकाला जाएगा, तो क्या होगा, रोजगार में कटौती होगी। जमा राशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता रहेगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में निजी बैंक और वित्तीय संस्था विफल हुए हैं, एनपीए को लेकर विफल हुए हैं, तो जमा राशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता हमेशा रहा है। बैंकों की विफलता व्यापक आर्थिक प्रभाव, बैंकों की विफलता के व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि बताया गया है कि वर्ष 1935 से लेकर 1947 तक बैंकों की विफलता लगभग 900 घटनाएं हुई थी। वहीं 47 से 69 के बीच में बैंकों की विफलता की 665 घटनाएं हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो विफलता के प्रभाव पड़ते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की समस्याओं का पूर्ण समाधान निजीकरण में नहीं है। ऐसा है कि एनपीए बढ़ाना, ऐसे तो एनपीए प्राइवेट में भी बढ़ता है,
लेकिन आपको इफिशियंसी होगी, उनका प्रशिक्षण नहीं दोगे, बस गवर्नमेंट के दूल्हा बना के रखोगे तो वो कैसे होगा? उनको समय समय पर प्रशिक्षण देना होगा, सुधार करना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो निजीकरण ही एक, ऐसा नहीं है कि निजीकरण करना ही जरूरी है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को मजबूत करने के लिए हाल में क्या क्या कदम उठाया गया? तो ऋण प्रबंधन प्रणाली या केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना, मतलब कि हमने कहा ना कि एक सेंट्रलाइज डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि किसको लोन दिया गया है, किसके लोन बाकी है, या किसको लोन देना चाहिए, एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। मान लो कि आपके पास अच्छा, आप लोन ले लिए, चुकता कर दिए, तो आपका इस लिस्ट में नाम रहेगा कि ये डिफॉल्ट नहीं होगा, तुम बेधड़ इसको लोन दो, लेकिन लिमिट में तो वो बात हो जाएगा। तो ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस चल रहा है जिसको ऋण प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के बारे में जो बात बता रहे हैं ऐसा है। दूसरा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं खुदरा ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करने हेतु पीएसबी लोन इन लोन्स इन 59minute.com का शुभारंभ किया है कि आप 1 घंटे के अंदर लोन क्या कर लो, प्राप्त कर लो। ये ऐसा है, ये एक वेबसाइट है कि एमएसएमई को अगर लोन चाहिए डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करने के, तो वो 1 घंटे के अंदर 59 मिनट के अंदर आपको क्या कर देंगे, लोन सैंक्शन कर देंगे। पहले क्या था, चक्कर पे चक्कर काट दो ना, तो ये चीजें थी। नेक्स्ट क्या है कि ग्राहक प्रतीक्षा लेनदेन के समय को कम करने के लिए एकल विंडो पर चालन किया गया। साथ ही ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित ऋण प्रस्ताव प्रदान किए जा रहे हैं। वित्तीय दबाव की सक्रियता के रूप से पता लगाने के लिए संपत्ति एनपीए बनने से रोकने के लिए बैंक स्वामित्व अग्रिम चेतावनी प्रणाली, मतलब कि एनपीए है, एनपीए के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली बैंक विकसित की है, स्थापना की गई है कि भाई देखो ये पैसा नहीं दे रहा, इसको रिकवरी कर लो, ऐसा अग्रिम चेतावनी दे रहा है। बैंकों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ डेटा चलित रिस्क स्कोरिंग जांच प्रणाली की शुरुआत की गई है। जो हमने बताया ना कि ये रिस्क स्कोर, भाई इसको लोन देना रिस्क है या कैसा है, तो ये सेंट्रलाइज्ड डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और इसी के बारे में इसमें क्या किया गया है, बोल बच्चन भी किया गया है। इस बार जो बजट आया है, दबावग्रस्त जो भी परिसंपत्तियां एसेट हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है कि जो भी एनपीए है, एनपीए के लिए वो क्या किया गया है, एनपीए के लिए ऐसा कर दिया गया कि भाई देख ऐसा है ना कि तुम्हारे पर केस नहीं चलेगा। अगर 1 करोड़ रुपया लिए हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया लिए हो, उसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया, 2 करोड़ रुपया कर दिया कि 2 करोड़ रुपया अगर तुमने कुछ गोलमाल किया है, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं करेंगे, तुम मंडौली करके इस पैसे को दे दो, नहीं तो केस में अगर जाएगा तो फिर तो वसूली होगी जबरदस्त। तो ऐसा कुछ विवेकपूर्ण कार्य किया है। गैर कार्यकारी अध्यक्षों को शामिल किया गया, बोर्ड समितियों को प्रणाली में मजबूत किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। देखो ये कंसेप्ट समझ लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं होल्डर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनाव करते हैं। जैसे कि हम लोग नेताओं के चुनाव करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं, डायरेक्टर के किसी कंपनी का। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप में कोई सीईओ या ये चुनते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलते हैं, चेयरमैन चुनते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन चुनते हैं। तो शेयर होल्डर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखो गैर कार्यकारी अध्यक्षों को शामिल किया गया है, गैर कार्यकारी अध्यक्षों को शामिल किया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें इनसे जुड़े हुए नहीं है, शेयर होल्डर अपने आप में किसी को चुन सकते हैं। बोर्ड समितियों की प्रणाली की मजबूत बनाया गया। जो बोर्ड समितियां हैं इसको क्या किया गया, मजबूत बनाया गया। सरकार द्वारा 3.17 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके उत्थान के लिए इतना ऋण दिया गया है। 2018 से 20 के बीच में समर्पित मार्केटिंग कार्यबल को दोगुना कर दिया गया है, ऐसा प्रावधान किया गया। आल्दो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर से इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आगे की राह में कि कैसे एनपीए रोक सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनना है कि एनपीए कैसे रोका जा सकता है, तो एनपीए रोकने की कहानी ये पढ़ लेना जो आपके नोट्स में दिया है, मैं नहीं बताने वाला इसमें एनपीए की बात है। तो कुल मिला जुला के हमारा जो आज था, आज के लेक्चर में आपको ध्यान देना चाहिए था बजट पे, एफआरबीएम एक्ट पे, और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और फिजिकल डेफिसिट से क्या लाभ और क्या घाटा हो सकता है, इसमें हमें मेन फोकस करना था। बाकी बोल बच्चन था और कुछ नहीं था, ठीक है ना, और कहीं से पूछा भी नहीं जाएगा। बोल बच्चन था, आपको
जानने के लिए। तो मीन अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर डीकेडी करके देखा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा डीकेडी करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।